हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस से रिलेटेड है कि ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस में पेशेंट के क्या सिम्टम्स होते हैं तथा पेशेंट इस चीज़ से कैसे निजात पा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि जो ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस है उसमें ये बीमारी होती क्यों है, तो ये बीमारी बेसिकली होती है बिटर नट च्यूइंग से। मीन्स जो सुपारी है उसको चबाने से जो उसके केमिकल्स होते हैं, उसके केमिकल्स के कारण जो आपकी जो गाल के अंदर की सतह है जिसे हम लोग ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं, उसमें एक चेंज आता है जिसके कारण वहाँ पे जो है कोलेजन है वो क्रॉस लिंक होते हैं आपस में, और जिसके कारण वहाँ की जो सतह है, वहाँ की जो डीपर लेयर है, वहाँ पे क्रॉस लिंकेज ऑफ कोलेजन के कारण आपके स्किन में टाइटनिंग आता है और आपकी माउथ ओपनिंग जो है वो रिड्यूस हो जाती है। तो रिड्यूस माउथ ओपनिंग होती है, प्लस जो आपके म्यूकोसा का कलर है, मीन्स जो गाल के अंदर की सतह है ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन की, वह पिंक के जगह वाइट आपको अपीयर होगा। वाइट इन द सेंस आपको लगेगा कि जैसे इसका टेक्सचर जो है वो बिल्कुल भी उसमें लचीलापन नहीं है, वो बिल्कुल फर्म है। और जब भी आप माउथ को ओपन करेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन फील हो रहा है। और ये बीमारी अगर आप इसे छोड़ दें तो इसकी प्रोग्रेशन जो है बढ़ते ही जाती है। सबसे पहले इसे जो ब्लैंचिंग होता है वो होता है, उसके बाद क्या होता है कि ये बीमारी पैलेट में भी फैल सकती है। मीन्स जो आपका सॉफ्ट पैलेट है वो हार्ड हो जाएगा, जैसा आप फोटो में देख रहे हैं वो हार्ड हो जाएगा। अब जैसे ही सॉफ्ट पैलेट हार्ड होगा, आपके वहाँ पे जो उबला होती है उसमें भी फाइब्रोसिस हो जाता है और वो भी श्रंकन हो सकती है। आपको जब भी आप खाएंगे तो आपको हाइपोसेलाइवेशन, मीन्स या तो आपको सलाइवा का कमी लगेगा कि मुंह में ड्राइनेस बना हुआ है, या जब आप बात करेंगे तो भी आपको यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस फील होंगे। कई बार टीएमजे में भी पेन हो सकता है। तो इस बीमारी के जो प्रोग्रेशन है वो काफ़ी जो है, अगर हम इन्हें अनट्रीटेड छोड़ दें तो वो बढ़ते ही चला जाएगा। और जो इस बीमारी का जो मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन रेट है वो काफ़ी हाई होता है। जैसे पोटेंशियली मैलिग्नेंट डिजॉर्डर में बहुत सारे डिजॉर्डर हैं, जैसे लाइकेन प्लैनस हो गया, ल्यूकोप्लेकिया हो गया, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस हो गया। तो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस में जो है जो मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन रेट है वो 7 to 13% है, और ये जो रेट है जो काफ़ी हाई है। तो हम लोग जानते हैं कि ये मैलिग्नेंसी में कैसे ट्रांसफॉर्म होगा। तो सबसे पहले जो आपकी टाइटनिंग ऑफ म्यूकोसा थी वो धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ती ही चली जाएगी, प्लस जो वहाँ पे सरफेस जो पहले ब्लैंच थे, मीन्स वाइट थे, वहाँ पे अल्सरेशन डेवलप होगा। वहाँ पे इरिथमेटस एरिया जो फोटो में आप देख रहे हैं, रेड एरिया, वहाँ पे डेवलप होगा। उसके बाद हो सकता है कि ये रेडन एरिया जो है ये हील नहीं हो, अनहील्ड रहे, और काफ़ी लंबे समय तक ये अनहील्ड रहे। तो वहाँ से क्या होता है कि एक प्रोलिफरेटेड ग्रोथ होने की संभावना रहती है। तो ओएसएफ के एडवांस स्टेज को भी आ, हम लोग रिवर्स कर सकते हैं अगर आप स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग और बिटर नट च्यूइंग को छोड़ चुके हैं। तो ये रिवर्स कैसे होगा, तो ये रिवर्स होने के लिए वेरी स्लो प्रोसेस है और इसके ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ बिल्कुल डिफरेंट है। और कई बार लोग पूछते हैं कि मैं केनाकॉर्ड का इंजेक्शन लगवा सकता हूँ क्या, या कई बार पेशेंट केनाकॉर्ड का इंजेक्शन लेते हैं माउथ ओपनिंग को इंक्रीज करने के लिए। तो गाइज़ मैं ये कहती हूँ कि अगर आप केनाकॉर्ड का इंजेक्शन ले रहे हैं माउथ ओपनिंग को इंक्रीज करने के लिए, और आपने अभी तक इसके स्टेजिंग को नहीं समझा है, मीन्स जो आपका सीवियरिटी है उसमें क्या डिस्प्लेजिया प्रेजेंट है, और डिस्प्लेजिया है तो वो किस कैटेगरी का है, माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। अगर सीवियर डिस्प्लेजिया है और आप केनाकॉर्ड ऑइंटमेंट या केनाकॉर्ड एप्लीकेशन जो है इंजेक्शन का कर रहे हैं, तो ये डिस्प्लेजिया को और ज़्यादा बढ़ाएगा। मीन्स यहाँ पे कैंसरस चेंज लाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इस प्रोटोकॉल को अभी जो एडवांस स्टडी है उसमें क्या है कि केनाकॉर्ड का इंजेक्शन जो है
एक सर्टेन पीरियड के बाद नहीं दे सकते हैं हम। वो इसलिए नहीं दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अगर आपकी जो ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस है अगर एडवांस स्टेज में है तो वहाँ पे जो डिस्प्लास्टिक सेल्स हैं उसमें और ज़्यादा चेंजेज आने की संभावनाएं हैं। तो यहाँ पे आपको इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग नहीं देना है। तो गाइज़ इस तरह के चेंजेज को जब आप नज़दीक से देखेंगे तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। प्लस इसमें और क्या नहीं करना है, जैसे कि आप कोई भी हार्ड फूड जो आप ले रहे हैं जिससे कि अल्सरेशन के चांसेस बढ़ते हैं तो उसे अवॉइड करना है। कोई भी हार्ड फूड आपको ज़्यादा नहीं खाना है सो दैट कि बार बार वहाँ पे एरिथमेटस एरिया क्रिएट ना हो, बार बार छाले ना पड़े। और अगर ये एडवांस स्टेज में है तो कॉकटेल थेरेपी जो है वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। मैं अभी अपने एक पेशेंट का मैं यहाँ पे फ़ोटो शेयर कर रही हूँ। जब वो मेरे पास आए थे तो उनकी माउथ ओपनिंग 15 mm थी और उनके लेफ़्ट साइड के बकल म्यूकोसा में थोड़े प्रोट्यूबरेंस थे जिसके कारण उन्हें बहुत ही डर लग रहा था कि ये कोई कैंसरस ग्रोथ तो नहीं है। उसके अलावा पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन था और पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन के अलावा भी डिफ़िकल्टी इन माउथ ओपनिंग प्लस जो भी वो खाते पीते थे उसमें भी उन्हें तकलीफ़ होती थी। तो पेशेंट की माउथ ओपनिंग इतनी रिस्ट्रिक्टेड थी। फिर इनका इलाज विदाउट इंजेक्शन टेक्निक से मैंने किया, ओनली ऑन मेडिसिन मैंने दिया इनको। और ये मेडिसिन की रेजिम जो है उनसे इन पेशेंट की जो माउथ ओपनिंग है अभी जो है गाइस वो 20 mm हो गई। आप देख सकते हैं कि जो पहले की फ़ोटो थी जब वो पेशेंट मुंह खोलते थे तो भी उन्हें पेन होता था, बट अभी जो फ़ोटो आप देख रहे हैं इसमें आप पेनलेस जो माउथ ओपनिंग है, मीन्स माउथ ओपनिंग खोलने में रिस्ट्रिक्शन तो है बट पेशेंट को पेन नहीं है और ये माउथ ओपनिंग इंक्रीज हुई है। प्लस जो प्रोट्यूबरेंस था, जो ग्रोथ का पैटर्न था उसमें भी वो अचानक से धीरे धीरे ख़त्म हो गया है और जो इरिथमेटस एरिया है, जो रेडनेस था उसमें भी काफ़ी सुधार हुआ है। तो ये पेशेंट अभी ऑब्जर्वेशन में है और इस पेशेंट की अभी तक कोई बायोप्सी मैंने नहीं की है। वो मैं इसलिए नहीं करती हूँ, ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस में बायोप्सी बहुत ज़्यादा रोल नहीं प्ले करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें ऑलरेडी डायग्नोसिस पता होता है, ठीक है। तो हमारा मोटो ये है कि अगर माउथ ओपनिंग लेस देन 20 mm है, मीन्स ये हमारा जो स्टेज है ये हाई स्टेज मतलब स्टेज 3 और का केस है। तो स्टेज 3 ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस में अगर हम बायोप्सी करते हैं तो भी हमें कुछ ज़्यादा नहीं समझ आएगा क्योंकि हमें डिस्प्लेजिया इस पर मान के चलना है कि डिस्प्लेजिया है पेशेंट को और हमें कोई भी ऐसा इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग नहीं देना है जिससे कि पेशेंट की सीवियरिटी और ज़्यादा बढ़ जाए। तो हमें इसे कॉकटेल थेरेपी मीन्स मेडिसिन के सपोर्ट से ही इसे हमें ठीक करने का कोशिश करना है और पेशेंट के जो रिज़ल्ट होते हैं वो अच्छे होते हैं। तो ये ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस के इग्नोरेंस पे जब हम बात करते हैं कि अगर आपको जो रेट्रोमोलर एरिया है जैसा फ़ोटो में आप देख रहे हैं वहाँ पे अगर ब्लैंचिंग हो रही है, इरिथमेटस एरिया बन रहा है और फिर भी आप अवेयर नहीं हैं, आप सोच रहे हैं कि ये कोई ठीक हो जाएगा, यूं ही आपने उसे छोड़ दिया, तो यहाँ पे जो है जो डिस्प्लास्टिक चेंजेज है वो बढ़ता ही जाएगा। इसलिए आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। मैं अपने एक पेशेंट के बारे में आपको बता रही हूँ कि जब वो मेरे पास आए थे तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मुझे लाइकेन प्लानस है और मुझे उसी का इलाज करवाना है। और जब वो पेशेंट आए तो मैंने उनकी माउथ देखी तो मैं हैरान रह गई क्योंकि उन्हें लाइकेन प्लानस नहीं था और फिर भी वो लाइकेन प्लानस के लिए जो दवा आती है स्टेरॉइड, उस दवा को वो लगातार 7 महीने से ले रहे थे। और ये ले रहे थे 7 महीने से क्योंकि उन्हें किसी डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि ये लाइकेन प्लानस है और उस बात को वो उन्होंने मन में रख के उसी दवा को कंटिन्यू 7 मंथ्स के लिए चलाया अपनी मर्ज़ी से। डॉक्टर ने तो एक बार लिख दिया लेकिन उन्होंने यहाँ पे एक गलती की कि इस दवा को वो कंटिन्यू चलाते रह गए जिससे कि उनकी इम्यूनिटी वेरी वेरी लो हो गई, बहुत ज़्यादा कम हो गया, जिसके कारण जो यहाँ पे चेंज आया था, जो डिस्प्लास्टिक सेल्स थे उसको कार्सिनोजेनिक सेल्स में बदलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा और पेशेंट का जो है 7 मंथ्स के बाद काफ़ी डिवास्टेटिंग रिज़ल्ट आया।
पेशेंट का जो कैंसर था वो स्टेज 2 में जा चुका था। तो इस तरह की गलतियाँ आपको नहीं करनी है। अगर किसी डॉक्टर ने विदाउट बायोप्सी आपको ट्रीट किया है और बोला है कि लाइकेन प्लानस है और आप स्टेरॉइड ले रहे हैं, तो अगर उन्होंने 5 डेज़ के लिए दिया, फिर आपको उन्हें रिपोर्ट करना है कि 5 डेज़ में ये चीज़ें ठीक नहीं हुई है, और फिर आपको जानकारी देते हुए आगे की दवा लिखवानी है, ना कि अपनी मर्ज़ी से उसी दवा को कंटिन्यू खाते रहना है। ऐसा करने से आपके लिए जो परिणाम होंगे वो घातक सिद्ध होंगे। तो मेरा जो आज का दोनों अनुभव था, एक जो पेशेंट जो मुझे अप्रोच किए थे कि मैं यहाँ पे लाइकेन प्लानस के लिए आया हूँ ट्रीटमेंट के लिए, बट उन्हें लाइकेन प्लानस नहीं था। जब मैंने उनकी माउथ चेक की तो उन्हें हिस्ट्री जो मुझे दिखी और जो वहाँ पे ब्लैंचिंग था, जो म्यूकोसल चेंज था, वो ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस को ही दर्शा रहा था। बट रॉन्ग मेडिसिन्स के कारण अपनी मर्जी से चलाए हुए जो दवा था, कंटिन्यूअस 7 महीने तक वो खाते रह गए। तो अगर किसी ने आपको मान लीजिए डायग्नोस किया और 5 डेज़ की रेजिम दी है, तो आप काइंडली 5 डेज़ के बाद डॉक्टर को रिपोर्ट करें कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट नहीं हुई है, सो दैट कि वो अपने जो प्रोविज़नल डायग्नोसिस है उस पर विचार कर सके कि ये डायग्नोसिस राइट नहीं है। ये आपकी भी जिम्मेदारी है। और कई केसेस में मैं कहती हूँ कि बायोप्सी मैंडेटरी है, तो वहाँ पे वो मैंडेटरी होता है। तो इस तरह से जो आज का टॉपिक था गाइस, वो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस से रिलेटेड था। और इसके विषय में अगर आपको कोई विशेष जानकारी चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, या फिर आपको कोई प्रश्न पूछने हैं या फिर कोई मेडिकल एडवाइस लेनी है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।